तुम्हारे बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर रिश्ता आया है। बेटा, सभी को प्रणाम करो। प्रणाम। बिना भरपूर दहेज के ये शादी नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये ज्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। लड़की भी थोड़ी सांवली है। मुझे लगता है इन्हें रिश्ता पसंद नहीं आया। मेरे माता पिता ने इतना दहेज तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए नहीं दिया है। आखिर तुम इतनी घमंडी कैसे हो सकती हो? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अहम और लालच होता है। जब ये दोनों मन पर हावी हो जाते हैं तो रिश्तों की डोर भी स्वार्थ के बोझ तले टूटने लगती है। विवाह जो दो आत्माओं का पवित्र बंधन है, आज एक दहेज की होड़ में अपना अर्थ खोता जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां संस्कार और स्वार्थ आमने सामने हैं, जहां एक व्यक्ति अपने ही परिवार के बिखरने का कारण स्वयं बन जाता है। प्रस्तुत है एक प्रेरक प्रसंग जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब लोभ और अहंकार हृदय पर राज करने लगें तो प्रेम, सम्मान और परिवार सब कुछ धीरे धीरे बिखर जाता है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, हरिशंकर और लक्ष्मीदास। दोनों का बचपन साथ बीता था। खेल, पढ़ाई और जवानी तक की हर राह पर दोनों साथ चले थे। हरिशंकर शांत, सहनशील और सरल स्वभाव का व्यक्ति। वहीं उसका मित्र लक्ष्मीदास चतुर, धनवान और अभिमानी था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए, पर जीवन ने उन्हें दो अलग दिशाओं में पहुंचा दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दोनों के स्वभावों का फर्क स्पष्ट होने लगा। लक्ष्मीदास बहुत ही चालाक और धनलोलुप था। हर चीज में उसे लाभ चाहिए होता। वहीं हरिशंकर का स्वभाव सीधा, शांत और संतुलित था। वो मानता था कि धन तो मिट्टी है, पर संस्कार वह दीपक है जो घर को रोशन रखता है। समय बीता, दोनों का विवाह हुआ। लक्ष्मीदास व्यापार में चतुर था, इसलिए जल्दी ही उसने धन कमाया, बड़ा घर बनाया, नौकर चाकर रखे। वहीं हरिशंकर अपने खेतों और ईमानदारी भरे छोटी व्यवसाय से अपने परिवार का पालन करता रहा। धन कम था, पर घर में शांति, संतोष और प्रेम बहुत था। दोनों के बेटे लगभग एक ही उम्र के थे और जब वे युवा हुए तो विवाह योग्य भी हो गए। अब दोनों मित्र अपनी अपनी संतानों के लिए योग्य जीवन साथी खोजने लगे। एक दिन लक्ष्मीदास के घर रिश्ता आया। लड़की के पिता रामकुमार सज्जन और संस्कारी व्यक्ति थे। शिक्षित परिवार था। लक्ष्मीदास ने अपने पुराने मित्र हरिशंकर से कहा, चलो हरिशंकर, आज लड़की देखने चलेंगे। साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा। हरिशंकर मुस्कुराया, जरूर मित्र, आखिर हम तो हर सुख दुख में साथ हैं। दोनों अपने परिवारों के साथ उस घर पहुंचे। अगले दिन दोनों उस कन्या के घर पहुंचे। सादा घर था, पर हर कोने में स्नेह और शांति बसी थी। माता पिता ने चरण छूकर अतिथियों का स्वागत किया। लड़की के पिता रामकुमार जी ने बड़े आदर से सबका स्वागत किया। सादा किंतु स्वच्छ वातावरण, दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र, घर में हल्का चंदन और तुलसी की महक, सब में एक संस्कार और सादगी झलक रही थी। लड़की आई, सर झुकाए, हाथों में चाय की ट्रे, धीरे धीरे बोली, प्रणाम। उसके शब्दों में विनम्रता थी और चाल ढाल में मर्यादा। वो अत्यंत शालीन, शिक्षित और गुणवान थी, पर उसका रंग थोड़ा सांवला था। लक्ष्मीदास ने उनके घर को देखा, जो बहुत ही साधारण था, और उसकी नजर जैसे ही लड़की पर पड़ी, उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। पत्नी ने मुंह फेर लिया, चेहरे पर असहमति झलक रही थी। वापसी के रास्ते में उसने कहा, लड़की तो ठीक है, पर रंग कुछ खास नहीं और परिवार भी बहुत अमीर नहीं है। लक्ष्मीदास बोला, हाँ, हमारे बेटे के लिए हमें ऊंचा घर चाहिए, बराबरी का नहीं तो ऊपर का। उनकी बात सुनकर हरिशंकर का मन दुखी हुआ। वो सोचने लगा, कितना अंधा हो गया है इंसान इस धन के पीछे। न रूप की स्थिरता समझता है, न गुण का मूल्य।
उधर लड़की और उसके माता पिता सब समझ गए कि रिश्ता ठुकरा दिया गया है। फिर भी वे मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, शायद भगवान ने कुछ और ही लिखा है। पर लड़की की आंखें भर आईं। वो बोली, मां, क्या वास्तव में रंग ही इंसान की कीमत तय करता है? मां ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटी, तेरे संस्कार ही तेरा रूप है और तेरा गुण ही तेरा आभूषण। वापसी के रास्ते में हरिशंकर ने लक्ष्मीदास से कहा, मित्र, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं उस घर में अपने बेटे के लिए बात आगे बढ़ा दूं? लक्ष्मीदास ने हल्की हंसी में कहा, वो रिश्ता हमारे लायक नहीं है हरिशंकर, पर अगर तू चाहे तो तेरे लिए ठीक है। हरिशंकर ने नम्रता से कहा, ठीक है मित्र, मुझे उनके संस्कार अधिक लुभाए हैं, धन नहीं। अगले दिन हरिशंकर स्वयं लड़की के घर गया। हाथ जोड़कर वो आदरपूर्वक बोला, आपका घर सादा है पर संस्कारों से भरा है। मैं अमीर नहीं हूं, पर मेरे पास संतोष और सम्मान है। मुझे धनवती नहीं, संस्कारी गुणवती बहू चाहिए जो हमारे घर का मान बढ़ाए। लड़की के माता पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज पहली बार किसी ने हमारी बेटी के संस्कार देखे हैं, रूप या दहेज नहीं। हरिशंकर ने नम्रता से कहा, संस्कार ही वह धन है जो जीवन भर साथ रहता है। हम भी यही सोचते थे कि रिश्ते रूप या रुपयों से नहीं, संस्कारों से बनते हैं। आपकी बात ने हमारे दिल को छू लिया। लड़की भी मुस्कुराई। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान और सच्ची खुशी थी। जब ये खबर गांव में फैली, लोग बोले, देखो, लक्ष्मीदास के पास धन है पर हरिशंकर के पास मन है। विवाह बड़े सादे और संस्कारी तरीके से हुआ। गांव में सबने देखा, धन की चमक थोड़ी देर के लिए होती है, पर संस्कारों की रोशनी सदियों तक घर को जगमगाती रहती है। धन से घर बनता है, पर संस्कार से परिवार। रूप की चमक क्षणिक है, पर गुण की महक अमर है। गांव में अब कई वर्ष बीत चुके थे। हरिशंकर का घर खुशियों का आंगन बन गया था। उसका बेटा आकाश और बहू वसुधा पूरे प्रेम और समझदारी से परिवार को संभाल रहे थे। वसुधा के चेहरे पर शांति थी, आंखों में अपनापन। वो कभी सास के चरण दबाती तो कभी ससुर के लिए भोजन परोसती। उसकी मीठी वाणी और विनम्रता से घर में जैसे हर दिन कोई नया त्योहार उतर आता। हरिशंकर की पत्नी कहती, वसुधा, तू तो हमारी बेटी जैसी है। और वसुधा मुस्कुराकर कहती, मां, बेटी ही तो हूं, बस मायका बदल गया है। ऐसे घर में ना कोई ऊंच नीच थी, ना लालच, बस प्रेम और सम्मान की रीत थी। आकाश और वसुधा के बीच भी गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे की बात समझ लेते, बिना बोले भी एक दूसरे की भावना महसूस कर लेते। ये घर सादगी का मंदिर था, लेकिन इसमें हर दिल अमीर था। दूसरी ओर लक्ष्मीदास, उसे भी मनचाहा धनवान रिश्ता मिला। सुंदर गोरी बहू के रूप में निशा मिली। उसका बेटा पवन और बहू निशा का विवाह तो बड़े ठाट बाट से हुआ था। दहेज भी खूब मिला और गहनों की चमक ने गांव वालों की आंखें चौंधिया गई थीं। बहू भी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो सिर्फ रंग रूप में ही सुंदर थी। स्वभाव में क्रोध और अपने पिता के धन का अभिमान भरा हुआ था। शुरुआत में लक्ष्मीदास गर्व से फूले नहीं समाता था। वे हरिशंकर से कहता, देख भाई, अमीर घर की बहू लाया है मैंने, हमारे घर का रुतबा बढ़ गया है। हरिशंकर बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान सबको सुख दे लक्ष्मीदास। पर धीरे धीरे वो चमक फीकी पड़ने लगी। निशा का स्वभाव दिन ब दिन असहनीय होने लगा। वो देर तक सोती, घर का कोई काम नहीं करती, नौकरों से ऊंची आवाज में बोलती। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। पवन रोज अपनी मां से शिकायत करता, मां, अब घर में चैन नहीं रहा, मैं थक गया हूं। लक्ष्मीदास और उसकी पत्नी अब असहाय से थे। पहले जो गर्व था, अब पछतावे में बदल चुका था। निशा की सुंदरता अब किसी को नहीं भाती थी, क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं थी। वो तन से गोली थी, लेकिन मन से काली पड़ चुकी थी। उसे अपने मायके के धनवान होने का गर्व था। वो अक्सर कहती, मेरे पिताजी ने शादी में इतना सब दिया है, मैं किसी की बात क्यों मानूं? धीरे धीरे वो सिर्फ नौकरों या पति पर ही नहीं, बल्कि अब लक्ष्मीदास और उनकी पत्नी का भी अपमान करने लगी। लक्ष्मीदास के लिए यह पीड़ा असहनीय थी। एक दिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब कुछ करना ही होगा। एक दिन लक्ष्मीदास की पत्नी ने कहा, क्या यही सुख था
जिसके लिए हमने इसे अपनी बहू के रूप में चुना। लक्ष्मीदास की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वो बोला, मुझे लगता था धन से सब कुछ मिल जाएगा, संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया और अब मैंने अपने ही घर की शांति बेच दी। कुछ दिन बाद वो हरिशंकर के घर गया। वहां दरवाजे पर वसुधा खड़ी थी। वो तुरंत आगे बढ़ी और चरण छूकर बोली, प्रणाम काका जी। लक्ष्मीदास के गले में जैसे शब्द अटक गए। उसने कहा, बेटी, तेरे जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। मैंने धन और रूप चुना और मेरे मित्र ने संस्कार, और जीत उसी की हुई। हरिशंकर बाहर आया। दोनों मित्र वर्षों बाद आमने सामने हुए। लक्ष्मीदास की आंखों में नमी थी। मित्र, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरा परिवार अब टूटने की कगार पर है। अब क्या करूं? हरिशंकर ने कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, मित्र, जब व्यक्ति अपने दोष को पहचान लेता है तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। अब जब तूने संस्कार का मूल्य समझ लिया है तो तेरे घर में भी शांति लौट आएगी। वसुधा ने आगे बढ़कर कहा, काका जी, बेटा और बहू को थोड़ा समय दीजिए। कभी कभी समझ देर से आती है, पर जब आती है तो जीवन बदल देती है। लक्ष्मीदास की आंखें छलक पड़ी। तूने आज मुझे सिखा दिया कि बहू केवल बहू नहीं होती, वो घर की मर्यादा और संस्कृति की रक्षक होती है। पर निशा तेरे जैसी समझदार नहीं है। उसकी समझ में परिवार का कोई महत्व ही नहीं है। वे अपने मित्र हरिशंकर के पास बैठे। चेहरे पर थकान, आंखों में नमी और स्वर में निराशा थी। उन्होंने सारी कहानी सुना दी। हरिशंकर ने शांत भाव से सुना, फिर कुछ देर सोचकर बोले, लक्ष्मीदास भाई, समाधान है पर थोड़ा कठिन है। कभी कभी अहंकार को तोड़ने के लिए जीवन स्वयं उसे दर्पण दिखाता है। हमें वही दर्पण बनना होगा। लक्ष्मीदास ने आश्चर्य से पूछा, क्या करना होगा? हरिशंकर बोले, हमें निशा के मायके जाना होगा और उसके पिता से बात करनी होगी। दोनों उसी दिन निशा के पिता के घर पहुंचे। लक्ष्मीदास चुप रहे। हरिशंकर ने बात संभाली। बहुत ही शालीनता से उन्होंने कहा, भाई साहब, निशा आपकी बेटी है, हमारी भी बेटी जैसी है, लेकिन आज वो अपने ही घर को घर नहीं मान पा रही। आपने उसे सब कुछ दिया, धन, ऐश्वर्य, शिक्षा, पर शायद संस्कारों की जड़ें कमजोर रह गईं। अगर ये परिवार टूटा तो समाज सिर्फ लक्ष्मीदास पर नहीं, आपके घर के संस्कारों पर भी प्रश्न उठाएगा। ये शब्द निशा के पिता के दिल में उतर गए। वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आप सही कह रहे हैं, पर अब क्या किया जाए? हरिशंकर ने कहा, उसे अपने धन के गर्व से मुक्त करना होगा। उसे यह एहसास होना चाहिए कि मायका अब उसका सहारा नहीं, बल्कि ससुराल ही उसका सच्चा संसार है। निशा के पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। ऐसा ही होगा। तीनों ने मिलकर पूरे परिवार को समझाते हुए इस समस्या के समाधान की तैयारी की। कुछ दिनों बाद निशा के पिता स्वयं उसके ससुराल आए। मधुर स्वर में बोले, लक्ष्मीदास जी, मैं अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए मायके ले जाना चाहता हूं। लक्ष्मीदास ने बिना हिचक कहा, जरूर भाई साहब, आपकी बेटी है, आपके पास ज्यादा प्रसन्न रहेगी। निशा खुशी खुशी मायके चली गई, पर वहां पहुंचते ही उसने एक अजीब बदलाव देखा। घर वही था, पर व्यवहार बदला हुआ था। जब भी वह कुछ कहती तो उसे उल्टा जवाब सुनने को मिलता। उसने अपने कमरे को बहुत ही सजा कर रखा था, लेकिन अब उसमें उसकी भाभी ने अपना अधिकार जमा लिया था। जब उसने इसके लिए अपनी भाभी को कहा तो भाभी ने कहा, अब तुम कमरे का क्या करोगी? 4 दिन के लिए तो आई हो, माँ जी के कमरे में सो जाओ। भाभी ने व्यंग किया, अच्छा तो अब तुम बहुत बड़ी गृहलक्ष्मी हो गई हो, अब हमें बताने आई हो। निशा को बुरा लगा। वो पिता और भाई से शिकायत करने गई, लेकिन पिता का उत्तर था, बेटी, अब तो अपने घर की है, यहां तो तू मेहमान है। हमने जो तेरा कर्तव्य था पूरा कर दिया, अब अपने घर को ही अपना मान। इज्जत से आ और जा, उसी में भलाई है। ये शब्द निशा के हृदय पर बिजली बनकर गिरी। वह मौन हो गई। रात भर रोती रही, सोचती रही, मैंने ये क्या किया? जिन सास ससुर और पति से सच्चा प्रेम मिला, उन्हीं का दिल दुखाया। अब उसके मन का अभिमान टूट चुका था। वो समझ गई कि पिता का धन सीमित है, पर पति का विश्वास अमूल्य है, अविरल है। अगली सुबह उसने अपनी मां से कहा, मैं अपने घर जाऊंगी, भाई को बोलो मुझे पहुंचा दे। भाई बोला,
ऐसे कैसे ले जाऊं? ससुराल वाले क्या सोचेंगे? जब तक तेरे पति या ससुर नहीं आते तुझे कैसे भेज सकते हैं? गांव समाज के लोग क्या सोचेंगे कि कैसे मायके वाले हैं, अपनी बेटी को इतनी जल्दी खुद ही छोड़ आए। अब निशा फंस गई थी। अब वो यहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। वो बार बार पवन को फोन करने लगी। पहले पवन ने कहा, निशा कुछ दिन हमें भी शांति से रहने दो। निशा रो पड़ी। पवन, मैंने बहुत गलत किया। अब मैं वही निशा नहीं रही। बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं सबकी सेवा करूंगी, सबका मान रखूंगी। उसकी आवाज में अब कोई घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा और सच्चा प्रेम था। निशा की मां ने उसे समझाया, बेटी, घर केवल दीवारों से नहीं बनता, वो हृदयों से बनता है। तो जा अपने घर को फिर से बसा कर दिखा। कुछ दिनों बाद लक्ष्मीदास और पवन खुद उसे लेने आए। निशा ने अपने माता पिता के चरण छुए। अब मैं वही बेटी बनूंगी जो आपके संस्कारों की मर्यादा रखे। ससुराल लौटते समय निशा के चेहरे पर शांति और पश्चाताप का तेज था। घर पहुंचते ही वो सास ससुर के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा करें, मुझे फिर से आपकी बेटी बनने का अवसर दें। लक्ष्मीदास और उनकी पत्नी की आंखें भर आईं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी, अब घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। कुछ सप्ताह बाद हरिशंकर, लक्ष्मीदास और निशा के पिता एक साथ बैठे थे। तीनों हंसते हुए बोले, धन से घर बनता है पर संस्कार से परिवार। जो ये समझ गया उसे ही सच्चे सुख का अधिकार। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, सबके घरों में संस्कारों का दीप सदैव जलता रहे। अहंकार चाहे धन का हो या सौंदर्य का, अंत में वो टूट ही जाता है, किंतु संस्कार, विनम्रता और प्रेम वही जीवन को अमर बना देता है।